सोलापुर राज्य में एक बेहद गरीब लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी और 21 वर्षीय बेटी के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहा करता था। उसकी बेटी बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे, पर उसके पास उसके विवाह के लिए पैसे नहीं थे। वह मदद मांगने के लिए सोलापुर के महाराज के पास गया, पर राजा ने मदद करने के बजाय उसके साथ एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर पूरा राज्य कांप उठा। आखिर उस बेगुनाह लकड़हारे को ऐसी कौन सी सजा मिली? क्या उसकी बेटी की खूबसूरती ही उसके परिवार के लिए विनाश का कारण बन गई? जानने के लिए चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। अजी सुनते हो, हमारी गौरी अब 21 बरस की हो गई है। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई है। अब हमें उसके विवाह के बारे में सोचना ही होगा। अब और देर नहीं करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो विमला। आज से मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। श्यामू सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने निकल गया। उधर विमला गौरी से कहती है, गौरी जाओ बेटा, नदी से पानी भर लाओ, पानी खत्म हो गया है। जी माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। गौरी घड़ा लेकर नदी की ओर निकल पड़ी। वह पानी भर ही रही थी, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। देवी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? मैं कई कोस दूर से आ रहा हूँ और अत्यंत प्यासा हूँ। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा तो घोड़े पर सवार एक युवा तेजस्वी पुरुष खड़ा था। वह कोई और नहीं, सोलापुर का युवराज आदित्य था। अवश्य राजन, प्यासे को पानी पिलाना तो हमारा कर्तव्य है। गौरी ने राजा को पानी पिलाया। राजा कुछ देर तो गौरी को देखते ही रह गए और फिर बोले, मुझे क्षमा करें, मैंने जीवन में अनेक रूप देखे हैं, पर आपकी सादगी और शालीनता में जो आकर्षण है वो सचमुच अद्भुत है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति ने आपको बड़े प्रेम से गढ़ा हो। राजन, बाहरी रूप तो समय के साथ बदल जाता है, मन की सुंदरता ही सच्चा आभूषण होता है। उसके शब्द सुनकर आदित्य और भी प्रभावित हो गया। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ रहती हैं? मेरा मतलब है, आपका घर कहाँ है? हम जैसे गरीब लोग तो जंगल को ही अपना घर बना लेते हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता। इतना कहकर गौरी वहां से चली गई। राजा गौरी के पीछे जा ही रहे थे कि तभी उनका सैनिक आ गया और उसने कहा, युवराज, ये आप कहाँ जा रहे हैं? जल्दी चलिए, तिल डालने से पहले हमें राजमहल पहुंचना होगा। उसकी बात सुनकर महाराज राजमहल की ओर निकल गए। विमला, आज तो उतनी भी लकड़ी नहीं बिकी जितनी पहले बिकती थी। ऐसा ही रहा तो गौरी के विवाह के लिए कभी पैसे नहीं जमा हो पाएंगे। मुझे लगता है हमें सोलापुर के राजा वीरेंद्र प्रताप से सहायता मांगनी चाहिए। सुना है वो अपनी प्रजा की बहुत मदद करते हैं। तुम ठीक कह रही हो, हम कल ही सोलापुर चलेंगे। लेकिन एक समस्या है, हम वहाँ रहेंगे कहाँ? जैसे यहाँ रह रहे हैं वैसे ही वहाँ भी छोटी सी कुटिया बनाएंगे और वही रहेंगे। ठीक है। अगली सुबह श्यामू अपनी पत्नी और बेटी को लेकर सोलापुर राज्य के लिए रवाना हो गया। राजमहल लौटने के बाद युवराज आदित्य का मन अशांत हो गया। उनका मन बार बार उसी सरल युवती की ओर जा रहा था। तभी एक सैनिक उनके कक्ष में आया और उनसे कहा, युवराज, आपको महाराज ने याद किया है। ठीक है, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। राजकुमार आदित्य तुरंत ही राज्यसभा के कक्ष में पहुंचे। राजकुमार, मुझे समाचार मिला है कि जब से तुम यात्रा से लौटे हो तब से तुम्हारा मन कहीं और भटका हुआ है। तुम्हारे व्यवहार में एक अजीब सी उदासी झलक रही है, क्या बात है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद किसी ने आपको गलत सूचना दी होगी। मैं पूर्णतः ठीक हूँ।
यदि सब ठीक है तो फिर यह कैसे हुआ कि आज की राज्यसभा में तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य होने के बावजूद भी तुम अनुपस्थित रहे? मुझे सैनिक भेजकर तुम्हें बुलाना पड़ा। यह उचित नहीं है राजकुमार। याद रखो, कल को यही राज्य तुम्हारे हाथों में होगा। यदि भावी राजा ही नियमों की उपेक्षा करेगा तो प्रजा से अनुशासन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? राजा का आचरण ही राज्य की मर्यादा निर्धारित करता है। महाराज, मुझसे भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। इतना कहकर राजकुमार वहां से निकल गए। दूसरे दिन सुबह राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर पुनः उसी तालाब की ओर चल पड़े। उनका हृदय व्याकुल था। वह चारों ओर गौरी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने उसका घर ढूंढने की बहुत कोशिश की। वह गौरी को ऐसे खोज रहे थे जैसे कोई प्यासा जल ढूंढता है, परंतु गौरी कहीं नहीं मिली। राजकुमार ने व्यथित होकर स्वयं से कहा, पहली ही भेंट में मेरा हृदय उस दिव्य मुखाकृति पर मोहित हो गया। मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। यदि वो इस धरती के किसी भी कोने में होगी तो मैं उसे खोज निकालूंगा। मेरा प्रेम सच्चा है और सच्चा प्रेम कभी पराजित नहीं होता। उधर श्यामू ने राज्य के सीमा से लगे घने वन में झोपड़ी बनाकर आश्रय लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, विमला, आज मैं महाराज वीरेंद्र सिंह से मिलने जा रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करना कि वे हमारी व्यथा समझें और हमारी सहायता करें। हाँ जी, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। श्यामू तुरंत ही राजमहल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह राज्यसभा में उपस्थित हो गया। कौन हो तुम और किस उद्देश्य से आए हो? महाराज, मैं एक निर्धन लकड़हारा हूँ। मेरी एक पुत्री है, रूप में अनुपम, गुणों में अद्वितीय, परंतु मेरी दरिद्रता उसके विवाह में बाधा बन गई है। मैं आपकी शरण में आया हूँ ताकि कुछ आर्थिक सहायता मिल सके और मैं अपनी पुत्री का विवाह सम्मान पूर्वक कर सकूं। प्रजा की सहायता करना मेरा कर्तव्य है और इससे मुझे प्रसन्नता भी मिलती है, किंतु मैं बिना सत्यता की जांच किए किसी को भी धन नहीं दे सकता। अक्सर लोग असत्य कहकर लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। पहले मैं तुम्हारे कथन की जांच करूंगा, उसके पश्चात निर्णय लिया जाएगा। महाराज, आप जैसी भी जांच उचित समझें अवश्य करें। मैं राज्य की सीमा से लगे जंगल में एक झोपड़ी में अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता हूँ। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। कल प्रातः ही हम अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ तुम्हारी झोपड़ी की ओर भेजेंगे। यदि तुम्हारी कही हुई हर बात सत्य सिद्ध हुई तो हम तुम्हें इतना धन प्रदान करेंगे, परंतु यदि तुम्हारे शब्द असत्य निकले तो याद रखना, दंड भी उतना ही कठोर होगा। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। आदित्य, तुम्हें अभी तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राज्य की सीमा से लगे वन क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना होगा। वहाँ यह देखना कि वास्तव में कोई झोपड़ी है या नहीं। यदि वहाँ कोई लकड़हारा रहता है जैसा कि उसने कहा है, और यदि उसकी स्थिति दयनीय है, तो स्वयं अपनी आंखों से सत्य का परीक्षण करना। उसका दावा है कि उसके पास अपनी पुत्री के विवाह हेतु धन नहीं है। तुम जाकर वास्तविकता का पता लगाओ। जैसा आपका आदेश पिताश्री। राजकुमार तत्काल सैनिकों को साथ लेकर वन की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में वह उनकी कुटिया के पास पहुंच गए। तभी युवराज की नजर कुटिया के बाहर बैठी गौरी पर गई। राजकुमार का हृदय मानो थम सा गया। वह तुरंत घोड़े से उतरकर उसके पास गए और बोले, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं खोजा गौरी। तालाब, वन, पगडंडियां, हर जगह तुम्हारा ही चेहरा ढूंढता रहा। एक राजकुमार भला किसी निर्धन युवती को क्यों खोजेंगे? क्योंकि मेरे हृदय ने तुम्हें चुन लिया है। यह सुनते ही गौरी घबरा उठी। कृपया धीमे बोलिए। यदि आपके सैनिकों ने यह सब सुन लिया और महाराज तक बात पहुंच गई तो न जाने इसका परिणाम क्या होगा। उसी समय श्यामू और उसकी पत्नी विमला भी वहां आ पहुंचे।
राजकुमार, यही मेरी पुत्री है। इसके विवाह के लिए ही मैं सहायता की याचना लेकर आपके पिता महाराज के पास गया था। आप स्वयं देख सकते हैं कि हम कितनी कठिन परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। हमारी झोपड़ी, हमारा साधारण जीवन सब आपके सामने है। अब आपको अपनी पुत्री के लिए किसी वर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं गौरी से विवाह करना चाहता हूं। मुझे उससे प्रथम दर्शन में ही प्रेम हो गया था। यदि आप अनुमति दें तो मैं उसे अपने जीवन की रानी बनाना चाहता हूं। क्या आपको मेरे इस प्रस्ताव से कोई आपत्ति है? यदि मेरी पुत्री का विवाह आप जैसे राजकुमार से हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। यह तो हमारे भाग्य का उदय होगा। परंतु राजकुमार को यह पता नहीं था कि उनके साथ आया एक सैनिक दरअसल महाराज वीरेंद्र प्रताप द्वारा उन पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया था। वह सैनिक चुपचाप सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कुछ देर के बाद राजकुमार वापस महल लौट गए। उस दिन के बाद आदित्य और गौरी के मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। राजकुमार प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से वन की ओर आने लगे। दोनों के बीच प्रेम और गहराता गया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और फिर एक दिन गौरी ने राजकुमार से कहा, हमें इस तरह से मिलते काफ़ी समय बीत गया है। क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको महाराज से हमारे विवाह की बात करनी चाहिए? तुम ठीक कहती हो गौरी। मैं प्रतिदिन पिताश्री के सामने ये विषय रखने का विचार करता हूँ, पर जैसे ही उनके सामने जाता हूँ मेरे शब्द गले में अटक जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनसे ये बात कैसे कहूँ। आपको अपने प्रेम पर विश्वास रखना चाहिए। मैंने सुना है सच्चे और पवित्र प्रेम को कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती। यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज आपकी बात अवश्य स्वीकार करेंगे। ठीक है, कल मैं अवश्य पिताजी से स्पष्ट रूप से हमारे विवाह की चर्चा करूंगा। पिताश्री, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हें मैंने वन में सत्य की जांच करने भेजा था, न कि उस निर्धन लकड़हारे की पुत्री के साथ प्रेम के बंधन में बंधने के लिए। पिताजी, आपको ये सब कैसे ज्ञात हुआ कि मैं गौरी से प्रेम करता हूँ? तुम्हें क्या लगता है जो सैनिक तुम्हारे साथ रहते हैं वे मुझे कुछ नहीं बताते? उनमें से एक मेरा विशेष विश्वासी सैनिक है जिसे मैंने तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया था। पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, इस राज्य का भावी राजा। क्या आपने मेरे पीछे किसी अपराधी की भांति एक जासूस लगा रखा था? क्या आपको अपने ही पुत्र पर विश्वास नहीं? अनर्थ मत बोलो। तुमने सीमा लांघ दी है। एक साधारण लकड़हारे की बेटी से प्रेम करने का साहस कैसे किया तुमने? तुम्हें अपने कृत्य का दंड मिलेगा और वह युवती भी इस अपराध से अछूती नहीं रहेगी। राजकुमार आदित्य को तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। महाराज, वे आपके पुत्र हैं, इस राज्य के उत्तराधिकारी। राजा हो या पुत्री, राज्य के कानून से ऊपर कोई नहीं होता। मेरे आदेश का पालन करो। उन्हें बंदीगृह में डाल दो और उस लकड़हारे की बेटी को भी पकड़कर लाया जाए। दोनों को कारागार में बंद कर दिया जाए। महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए सैनिकों ने युवराज को कारागार में बंद कर दिया और कुछ ही देर में सैनिकों का एक दल श्यामू की झोपड़ी में पहुंच गया। उन्हें देखकर श्यामू डरते हुए बोला, महाराज के सैनिक, क्या बात है? आप मेरे घर में क्या खोज रही हैं? तुम्हारी पुत्री कहाँ है? वह खेतों में है, लेकिन बात क्या है? शायद वह राजकुमार का इंतजार कर रही होगी। हम उसे राजकुमार के पास ही ले जाने आए हैं, पर इस बार राजमहल के कक्ष में नहीं बल्कि राजमहल के कारागार में। सैनिकों ने गौरी को पकड़ लिया और कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। महाराज, ये अन्याय है। राजकुमार और मेरी पुत्री एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यदि उनका प्रेम आपको स्वीकार नहीं
तो कृपया उन्हें बंदी मत बनाइए। मैं अपनी पुत्री को इस राज्य से बहुत दूर ले जाऊंगा। वो कभी भी आपके राज्य की सीमा में वापस नहीं आएगी। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था लकड़हारे। तुम एक साधारण प्रजा हो और आदित्य इस राज्य का भावी सम्राट। तुमने यह स्वप्न देखने का साहस कैसे किया कि तुम्हारी बेटी राज परिवार की बहू बनेगी? मुझसे भूल हो गई महाराज। मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। मुझे और मेरी पुत्री को दया प्रदान करें और यदि संभव हो तो राजकुमार को भी क्षमा कर दें। राजकुमार को कुछ दिनों तक कारागार में रखकर छोड़ दिया जाएगा ताकि उसे अपनी मर्यादा का स्मरण रहे, परंतु तुम्हारी पुत्री को सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाएगा। उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी निर्धन की बेटी राजकुमार से विवाह का स्वप्न देखने का दुस्साहस न करे। महाराज, दोष मेरा है, मेरी बेटी का नहीं। मुझे उसी समय राजकुमार को मना कर देना चाहिए था। यदि दंड देना ही है तो मेरे प्राण ले लीजिए, पर मेरी पुत्री को छोड़ दीजिए। यदि उसे कुछ हुआ तो उसकी मां जीवित नहीं रह पाएगी। लकड़हारे, तुम्हारी पुत्री के प्राण बच सकते हैं, पर एक शर्त है। यहाँ से दूर घने वन में एक प्राचीन गुफा है। उस गुफा में एक महान सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। कहा जाता है कि उनके पास एक दिव्य तलवार है। जो भी राजा उस तलवार का स्वामी बन जाए उसे कोई शत्रु पराजित नहीं कर सकता। परंतु वह साधु वह तलवार इतनी सहजता से किसी को नहीं सौंपते। यदि तुम वह तलवार मेरे लिए लाकर आओ तो मैं तुम्हारी पुत्री को जीवन दान दे दूंगा, और यदि तुम असफल रहे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज, चाहे जो भी कठिनाई आए, मैं वो तलवार आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। अगली सुबह ही श्यामू उस गुफा की खोज के लिए निकल गया। 3 दिन लगातार चलने के बाद श्यामू को आखिरकार वह गुफा मिल ही गई। कौन हो तुम और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? बाबा, मुझे वो दिव्य तलवार चाहिए। मेरी पुत्री के प्राण उसी पर निर्भर हैं। कृपा करके वो तलवार मुझे प्रदान कर दीजिए। तुम्हारे राजा को यह तो ज्ञात है कि यह तलवार जिस राजा के हाथ में आती है उसे कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, परंतु उन्हें यह नहीं बताया गया है कि जो भी राजा इस तलवार को धारण करता है कुछ समय पश्चात उसकी अकाल मृत्यु निश्चित हो जाती है। अब बताओ, क्या तुम अब भी यह तलवार अपने राजा को देना चाहते हो? नहीं, मैं ऐसी तलवार नहीं ले जाऊंगा जो मेरे महाराज के जीवन का अंत कर दे। भले ही वे मेरे और मेरी पुत्री के प्राण ले लें, पर मैं उनके लिए मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। राजा पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है। इतना कहकर श्यामू वापस राजमहल लौट गया। तुम्हारे हाथ में मुझे वह तलवार दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वह? अब तुम्हें स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिलेगा। तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की। पर महाराज, मेरी बात तो सुनिए। सैनिकों, इसे तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। फांसी पर चढ़ा दो इसे। कुछ देर बाद ही सैनिकों ने लकड़हारे को फांसी पर चढ़ा दिया। राजा वीरेंद्र प्रताप ने श्यामू लकड़हारे के मरने के बाद अपने सैनिकों को आदेश दिया, राजकुमार आदित्य और उस युवती को मेरे सामने लाया जाए। गौरी अपने पिता का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुम्हारे पिता को अवसर दिया था, पर वह असफल रहा। उसकी मृत्यु उसी की विफलता का परिणाम है। तभी वही सिद्ध पुरुष वहां आ गए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, जिस व्यक्ति ने तुम्हारी रक्षा के लिए वह तलवार नहीं लाई, तुमने उसी की हत्या कर दी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने उसे बताया था कि वह तलवार जिस राजा के हाथ में आती है उसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। उस निर्धन व्यक्ति ने कहा, मैं ऐसी तलवार अपने राजा को कभी नहीं दूंगा जो उनके जीवन का अंत कर दे। इतना कह के सिद्ध पुरुष वहां से चले गए।
धिक्कार है ऐसे शासन पर, और धिक्कार है उस निर्णय पर जो निर्दोषों का रक्त बहा दे। आपने जल्दबाजी और अहंकार में एक सच्चे और निष्ठावान व्यक्ति की हत्या कर दी। मैं आज और अभी अपना राजसी जीवन त्यागता हूं। आप जीवन भर ये सोचकर पछताते रहेंगे कि आपने सत्ता के घमंड में अपने ही पुत्र को खो दिया। आदित्य गौरी को लेके वहां से चला गया और उसी कुटिया में गौरी और उसकी माँ के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।